Good morning, student. Welcome to your in political science class. And we completed the syllabus of your political science. So today we are going to start chapter of revision work of one chapter, chapter number 4, which will be there in your practice test 2. In practice test 1, one contemporary South Asia country was there. Now in the second test of this practice test, you are having this alternative centers of power. इसके बारे में हम आपको पहले भी हम बात कर चुके हैं अपने वीडियोस में। आज हम इसका पूरा एक बार ओवरव्यू करते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था। इन दिस चैप्टर द फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड विद द यूरोपियन यूनियन। European Union, that what was European Union and when it was formed, ये कब बनी। देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जैसे कि after 1945 when there was the end of the Second World War, the economy of the European countries was shattered. Their economy was not in a good shape. So after that, what should be done to recover the economy? What were the different steps taken to overcome their all different tensions which were there during this period with other country? So the first step was taken by America. So 1945 European integration after 1945 was aided by the Cold War. There was the Cold War. You know this, to read about the Cold War in your so many chapters like end of bipolarity and India's foreign policy, India's relation with other country. हमने उसमें बात की कि कैसे वर्ल्ड के दो ब्लॉक में कोल्ड वॉर चल रहा था आफ्टर 1945. One was led by USA and second was led by USSR. So after that America extended help to other country and in the form of Marshall Plan. This Marshall Plan जो थी ये अमेरिका के द्वारा स्टार्ट की गई और इस प्लान के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिवाइवल जो है वो किया जाएगा। यूरोप की जो इकॉनमी शेटर्ड हो गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा ताकि उसको और ऊपर उठाया जाएगा। सो इन ऑर्डर टू recover this economy, the plan which was introduced by America was Marshall Plan. और after that NATO जो थी North Atlantic Treaty Organization, which you read in your first chapter of this book Contemporary World Politics में, this was a one alliance of America जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो था इसके अंदर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उनको मिलिट्री प्रोवाइड की गई, सिक्योरिटी जो थी उसमें प्रोवाइड की गई। आफ्टर दैट इसी मार्शल प्लान के अंदर OEEC, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन कॉर्पोरेशन 1948 में सेटअप किया गया ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद था कि यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा और ऊपर उठाया जाए, उसमें कोऑपरेशन होना चाहिए यूरोपियन कंट्रीज में। और आफ्टर दैट वन काउंसिल ऑफ यूरोप, काउंसिल ऑफ COE that was set up in 1949. This was like the parliament of European country. For political cooperation इसको बनाया गया, इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था। एंड वन अनदर कम्युनिटी लाइक EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, दिस वाज आल्सो सेट अप इन 1957 और इसका मेन मकसद भी क्या था, इकोनॉमी को ही रिवाइव करना। तो आफ्टर दैट यूरोपियन यूनियन was set up in 1992, जो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए ये हमने ये डिफरेंट क्यों किया, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इट कवर्स द शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन इट वाज सेट अप, ये कब कब
पॉलिसी एंड नॉट ओनली दिस होम अफेयर में भी कॉमन हो एंड करेंसी, जितनी भी करेंसी हैं वो सब यूरोपियन कंट्री की कॉमन होनी चाहिए. सो इन दिस वे दिस वाज सेट अप. लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बन पाया इसका, बट स्टिल इट हैज़ इट्स ऑन. जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं दे हैव कॉमन फ्लैग, दे हैव नेशनल एंथम एंड दे हैव कॉमन करेंसी यूरो. तो ये सारी जो है वो इनकी इस यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो 1992 में बनी इसके द्वारा बनी. और अगर हम ओल्डर एक मैप दिया गया है पेज नंबर 53 पे एक मैप दिया गया है, उस मैप के अंदर ओल्डर नेशन और न्यू नेशन, क्योंकि जैसे ही 1990s में देयर वाज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो उसके बाद जितने भी यूएसएसआर के जो कंट्रीज थे वो दे बिकम द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो इसके नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे वो बढ़ गए धीरे धीरे. तो हमारा एक मैप है उससे रिलेटेड कि ओल्डर नेशन क्या थे और न्यू नेशन जो है क्या है. उसके बाद इसका मेन यूरोपियन यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई इट हैज बीन सेट अप. ठीक है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ये तो था कि ये कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन हैज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस. हाउ, क्योंकि अगर हम यूरोपियन यूनियन की ये आपको हो सकता है कि हाउ कैन वी से इट इज़ ए military organization or it is a world's economic organization. कि ये क्यों एक हम इसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है, वट इज़ द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन का अगर हम बात करें कि इसकी इकॉनमी जो है इट हैज़ इट्स GDP ऑफ मोर देन $12 trillion in 2005, लार्जर देन दैट ऑफ यूएसए की जो इकॉनमी है उससे भी ज़्यादा इसकी GDP जो की है. और इसके साथ साथ अगर हम इसकी करेंसी की बात करें यूरो, इट कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर. इसकी जो US डॉलर को भी थ्रेट करती है इसकी इकॉनमी जो है. इसके साथ साथ इसका ट्रेड 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द US, और जो कि ट्रेड US और चाइना से भी ज़्यादा ये आगे है. और ये WTO में भी एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया. तो ये तो था इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस. व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि इसकी जो GDP है वो US से भी ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा डेवलप है, और इसके साथ साथ इसके और जो अगर हम इसकी करेंसी की बात करें वो भी US डॉलर को भी मार्क कर रही है, उसको एक थ्रेट दे रही है. और अगर हम इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस की बात करें कि व्हाट इज़ द, आपको अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक डोमिनेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, व्हाट इज़ द डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन. देखिए हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में कुछ जो कंट्रीज हैं लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. और इसके साथ साथ कोई और बहुत सारे कंट्रीज हैं दे आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका डिप्लोमेटिक काफ़ी इन्फ्लुएंस है. और मिलिट्री अगर हम इसका इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसके आर्म फोर्सेस जो हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यूरोपियन यूनियन जो है इसकी आर्मी जो है सेकेंड लार्जेस्ट. मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करें आर्मी सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड आर्म फोर्सेस जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस हैं दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. और अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा आगे हैं. और इसके साथ जो इंग्लैंड और फ्रांस है उनकी न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें हम, वो भी बहुत ज़्यादा उसमें वो आगे आई हैं. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी सेकेंड नंबर पे आता है. तो लेकिन एंड अगर हम इसके करें यूरोपियन यूनियन का तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है यूरोपियन कंट्रीज ने यूनियन तो बना ली, बट अभी भी कुछ कंट्रीज इसके जो मेंबर्स हैं उनको दे आर नॉट फॉलोइंग इट्स पॉलिसी टोटली. अगर हम होम अफेयर्स को लेके देखें, फॉरेन अफेयर्स को देखें तो ये पूरी तरह से उसको पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर
वो ही वाज द अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेजन। और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटेन की फॉरेन प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर शी वांट्स टू केप द यूके आउट ऑफ यूरोपियन मार्केट। वो यूके को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखना चाहती थी। और ऐसे ही डेनमार्क और स्वीडन जो है उन्होंने भी एक नेस्ट्री ट्रीटी पे साइन नहीं की है। तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन कि वो मेंबर तो बन गए हैं, बट इसके साथ साथ भी वो अपनी ही पॉलिसी को कुछ मैटर में अपनी ही पॉलिसी को फॉलो करती है। ये तो हुआ यूरोपियन यूनियन के बारे में। आगे जो हमारा जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ गिवन इन द बुक दैट इज आसियान। आसियान जो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन की फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको सबसे पहले तो। व्हेन इट वाज फॉर्म 1967। और ये जो है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो है साउथ, हमने तो साउथ एशिया की बात की, हम अपने इंडिया की बात करें दैट इज़ देयर इन साउथ एशिया। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान जो हम कर चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में जो प्रैक्टिस पेपर में था। बट अगर हम आसियान की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, साउथ एशिया की ईस्ट एशियन जो कंट्रीज आते हैं उन्होंने भी अपनी एक एसोसिएशन बनाई। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1967 में। और इस एसोसिएशन का दिस वाज द मेन अर्लियर देयर वर द 5 कंट्रीज। शुरू में इसमें 5 कंट्रीज थी। दीज वर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। ये 5 जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो दे फॉर्म दिस एसोसिएशन अंडर बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन इन 1967। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू देयर सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आपने ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज आसियान फुल फॉर्म हो गई, व्हेन इट वाज फॉर्म एंड व्हाई इट वाज फॉर्म, ये क्यों बनी। The main objective of ASEAN is to promote economic growth, social progress, and with social progress it wants cultural development. Cultural development भी चाहती है, लेकिन बाद में earlier they were having 5 members, but later on 5 new other were added. इनमें 5 और जो थे वो ऐड हो गए, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनेई, ये कुछ 5 कंट्रीज जो थे वो इसके अंदर शामिल हो गए। तो एट प्रेजेंट इन आसियान देयर आर 10 कंट्रीज, 10 मेंबर कंट्री टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल रिचनेस। इसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट, इसके साथ साथ अगर हम इसकी और बात करें कि आसियान जो के द्वारा कुछ और 2003 में कुछ कम्युनिटीज़ बना दी गई। इन 2003 they have set up another community। ये कौन कौन सी कम्युनिटीज़ जो थी वो आसियान के द्वारा बनाई गई? दिस वन, फर्स्ट वन आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकेंड आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। ये कम्युनिटीज़ हैं जो कि अलग अलग पर्पसेस को सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। And then security community थी, that was the main aim of this was to promote the security among all these countries, and one was social cultural community to promote, the main objective of this was to promote social and cultural richness, cultural development among these countries। तो for example जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ASEAN रीजनल फोरम एक और ARF जो थी ASEAN रीजनल फोरम वाज एस्टेब्लिश इन 1994। ये इज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाहता है कोऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, जो कि सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को लेके जो रीजनल फोरम है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेके ये उसमें बढ़ाना चाहता है। तो इसके साथ साथ ही जो एक और वन मोर FTA फ्री ट्रेड एरिया
फ्री ट्रेड एरिया जो है दैट वाज आल्सो सेट अप फॉर बाय दीज कंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विस. China and US have moved fast to negotiate with FTA. FTA के साथ जो है एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है चाहते हैं कि FTA जो है उनके साथ नेगोशिएट किया जाए. तो ASEAN जो है दैट इज़ ग्रोइंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बढ़ रहा है कि इट्स विजन 2020. व्हाट इज़ द विजन ऑफ 2020 ऑफ ASEAN? टू डिफाइन एज द आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर ASEAN इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है और विद दिस बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर द कन्फ्लिक्ट. इनकी कोई भी अगर कन्फ्लिक्ट है रीजन में टू नेगोशिएट ऑन दैट कन्फ्लिक्ट इन द रीजन. और साथ साथ ये चाहता है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट ASEAN कंट्रीज़ के द्वारा रोल प्ले किया जाए. दे ऑल्सो वांटेड ये ASEAN कंट्री सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सारे चाहते हैं कि ईस्ट एशियन जो कोऑपरेशन है दैट शुड बी देयर. और इन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स उस टाइम के जैसे कि कई कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड लेवल पे हुए उनको सॉल्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. और फॉर एग्जाम्पल कंबोडियन कंफ्लिक्ट, they played an important role to solve the Cambodian conflict, East Timor conflict. और इसके साथ साथ their meeting is there regularly annually to discuss East Asian cooperation के लिए मीटिंग होती रहती हैं. इंडिया जो है we also wanted to have good relation with these ASEAN countries के साथ. इंडिया रिलेशन अच्छे चाहता है क्योंकि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, अगर हम कोल्ड वॉर के दौरान की बात करें फ्रॉम 1945 टू 1990, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट वुड पे एडिक्वेट अटेंशन टू दिस टू इम्प्रूव देयर रिलेशन विद ASEAN. लेकिन अब जब से कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, इंडिया हैज साइंड सो मेनी एग्रीमेंट द ईस्ट एशियन कंट्रीज. और इसके साथ साथ ही FTA इंडिया वांट्स टू grow his trade in this free trade region जो है फ्री ट्रेड जो एरिया है उसके थ्रू इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है. अभी रिसेंटली भी इंडिया की ये न्यूज़ आ रही है कि इंडिया वांटेड गुड रिलेशन विद दिस ASEAN कंट्रीज. तो ये आपने इसके अंदर ASEAN कंट्री कौन कौन से हैं, कब बनी और इनका मेन मोटिव क्या है, कौन कौन सी कम्युनिटी इनके अंडर बनी, ये आपको लर्न करना है. और नेक्स्ट वन पार्ट जो है वो रशियन कम्युनिटी. नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज़ अबाउट द चाइनीज़ इकोनॉमी. तो चाइना जो है वो अर्लियर इस इकोनॉमी की अगर बात करें कि अर्लियर USSR की ही पॉलिसी को इसने फॉलो किया था, लेकिन बाद में इसने कैपिटलिस्ट मॉडल जो था वो ऑप्ट कर लिया. और तो 19 अगर हम 72 की बात करें तो आफ्टर दैट 1973 और 1978 में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दे स्टार्टेड ओपन डोर पॉलिसी. ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? 1978 इन 1978 चाइना's प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड ओपन डोर पॉलिसी. ये ओपन डोर पॉलिसी क्या थी कि ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल कर रहे थे. ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की जितना भी थ्रू इन्वेस्टमेंट जितना भी SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहाँ पे उन एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खुली छूट दी थी. वहाँ पे कोई भी आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता था और उसके ऊपर कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे. तो दिस वाज द ओपन डोर पॉलिसी विच वाज स्टार्टेड बाय चाइना इन 1978, जिससे काफ़ी रिफॉर्म हुए उन्होंने और उनकी इकॉनमी जो थी वो धीरे धीरे ग्रो करने लग गई. और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया. बट वाज ओपन डोर पॉलिसी बट वाज इट्स इम्पैक्ट प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर राइट, जिससे कि एग्रीकल्चर राइट्स हुई, रूरल इनडेप्थनेस जो थी वो ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप हुई, लोगों ने अपनी सेविंग शुरू कर दी. SEZ स्पेशल
FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो अलो कर दी गई बाकी कंट्रीज़ की से। इसके बाद चाइना की जो इकॉनमी है वो डेवलप होनी शुरू हो गई। चाइना ने WTO 2000 में इन्होंने WTO में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो था चाइना ने इसका मेंबर बन गया 2001 में। लेकिन अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई थी चाइना की इकॉनमी, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी। वुमेन जो थी देवर अनएम्प्लॉयड और एजुकेशन और हेल्थ पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं थी। रीजनली और ग्लोबली अगर हम बात करें तो वी कैन से चाइना अब इम्पॉर्टेंट पावर इकोनॉमिक पावर के तौर पे उभर रहा है। और इंटीग्रेशन ऑफ चाइना's इकोनॉमी और इंटरडिपेंडेंस हैज़ क्रिएटेड जो भी इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हुई है दैट अनेबल्ड चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद स्टेट पार्टनर। इसने US के साथ, ASEAN के साथ, रशिया के साथ इकोनॉमिक कंसिडरेशन की हुई है। तो अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो शुरू में इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे दैट वाज नॉट गुड, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया he wanted to have good relation with China through हिंदी चीनी भाई भाई, वन स्लोगन गिवन बाय कि हिंदी चीनी भाई भाई ये स्लोगन दिया गया। लेकिन 1950 इंडिपेंडेंस के बाद चाइना जो हैज़ अंडरटेकन टेक ओवर द तिब्बत इन 1950 और फिर अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर की बात करें हम तो वहाँ पे अगेन देयर पर लद्दाख रीजन या अक्साई चिन रीजन की बात करें तो उन्होंने एक्वायर कर लिया। और उसके बाद 1962 का वॉर हुआ इंडिया और चाइना का, जिसमें फिर चाइना ने इंडिया की टेरिटरी जो थी LOC के पास जो थी एरिया ले लिया। और पंचशील भी चाहे इंडिया और चाइना के बीच में साइन हुआ। कई बार इंडिया और चाइना के रिलेशन पढ़ चुके हैं अपने कई पार्ट में। और उसके बाद जो टू कंट्रीज जो थे उन्होंने अपने रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश की। एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और चेंजेस हुए इंडिया चाइना के रिलेशन में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी विजिटेड चाइना और 1988 और सो मेनी एग्रीमेंट्स वर साइन बाय बिटवीन इंडिया एंड चाइना। टेक्नोलॉजी को लेकर हम कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कहीं और कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो विद इंडिया एंड चाइना ट्रेड ग्रोइंग at 30% पर ईयर सिंस 1990 और दोनों के रिलेशन जो है बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो चाइना है, मैंने अपनी लास्ट क्लास आपको में भी बताया था जब हमने इसकी डिटेल की थी कि कैसे इन द लास्ट मंथ जुलाई में कैसे जो हैं इंडिया के कश्मीर LOC के पास किस तरह से जो लद्दाख एरिया में अक्साई रीजन में उनकी जो चाइना की फोर्सेस थी वो आई। और आपने एट प्रेजेंट करंट का भी इसके अंदर लिखना है, कलेक्ट द करंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स और कैसे वो चाहे वो न्यूज़पेपर से लें और इधर टू टेक फ्रॉम दी नेट इंटरनेट और करंट कैसे फोर्सेस हुई और किस तरह से वो इंडिया का एरिया लेना चाहते थे यू हैव टू डू। और लेकिन ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर दे हैव विथड्रॉन देयर फोर्सेस, उन्होंने अपनी फोर्सेस विथड्रॉ की। बट फिर भी वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया का कुछ ना कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की बात करें सो मैंने आज के टाइम में कितनी वर्ड जो है वो कैसे एक हो चुका है कि एक पार्ट का इन्फ्लुएंस कैसे दूसरे पार्ट में आता है, कैसे जो कोरोना वायरस है उसने पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया एंड इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। तो इसके साथ इंडिया वांट्स टू ब्रेक अप ऑल इट्स रिलेशन विद चाइना ड्यू टू द रिसेंट डेवलपमेंट जो अभी भी हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो विद दिस पार्ट इज कंप्लीट रिविजन का ऑल ऑफ यू आर सपोज टू रीड दिस पार्ट and complete learn this chapter. Thank you.